हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल किशन सैनी एजुकेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल कि यूएपीए क्या है। आज हम लोग यूएपीए के बारे में डीप से जानेंगे, साथ ही साथ चर्चा में क्यों है, अभी के चर्चा में क्यों है, इसको भी जानेंगे न्यूज़पेपर के थ्रू। और ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जीएस पेपर नंबर 2 से लिंक कर सकते हो। पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पॉलिटी का जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी कवर हो जाएगा ना। दोस्तों, ये चर्चा में क्यों है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक न्यूज़ क्लिक है। न्यूज़ क्लिक के जो फाउंडर हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये न्यूज़ क्लिक के फाउंडर एंड एडिटर एंड चीफ नाम है, इनका नाम है प्रवीर। अरेस्ट किया गया। और उनको अरेस्ट क्यों क्यों किया गया है, जैसे न्यूज़ एजेंसी होती है वैसे इसी प्रकार से न्यूज़ क्लिक भी है। और कहीं ना कहीं इनके पास जो फंडिंग है वो इधर उधर से देशों से आई हुई है, गलत फंडिंग आई। और कहीं ना कहीं ये जो टेररिज्म वाली जो एक्टिविटी है वो न्यूज़ क्लिक के साइड से देखने को मिली है। फेक इंफॉर्मेशन न्यूज़ क्लिक के साइड से देखने को मिली है। इस वजह से इनके जो सभी क्वार्टर्स हैं वहाँ पे छापा भी मारा गया है। तो दिल्ली पुलिस ने प्रवीर को, जो कि ये न्यूज़ क्लिक के फाउंडर हैं, न्यूज़ क्लिक बेसिकली न्यूज़ पोर्टल है। आप अगर सर्च करोगे तो आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी। सारी जो न्यूज़ होती है उनको ये कवर करते हैं, सारी की सारी न्यूज़ एजेंसी की तरह। इनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने में जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं सुमन नालवा, इन्होंने ये बोला कि 26 लोगों के ऊपर यहाँ पर हमको शक था किसी न किसी चीज़ को लेकर, जिसमें से 9 महिलाएं हैं। इन सबसे क्वेश्चन किया गया। इनके मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह डिवाइसेस, सारी चीज़ें जब्त कर लिया गया है। आगे और भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस ने इनके घरों में रेड मारी है, जो कि जर्नलिस्ट हो गए, न्यूज़ क्लिक के से संबंधित जो भी जो जर्नलिस्ट है, ऑथर है, एकेडमिस्ट हैं, कंट्रीब्यूटर्स हैं, सारे के सारे के घरों में छापे मारे गए हैं। और सारे के सारे घरों में छापे मारे गए हैं वो किस केस में, जो न्यूज़ पोर्टल है, जो न्यूज़ पोर्टल का जो लिंक है वो बेसिकली एक टेररिज्म केस से देखने को मिलता है। और इस वजह से यहाँ पर ये देखने को मिला है। और बाकी जो जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट को कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं फार्मर प्रोटेस्ट एक्ट के बारे में, CAA के बारे में। इस एक्ट के दौरान में जो आप देखे होंगे, जो भी प्रोटेस्ट हुआ, CAA प्रोटेस्ट चला, फार्मर प्रोटेस्ट चला, उस दौरान कहीं ना कहीं इन्होंने अलग अलग एप्लीकेशन यूज़ किए थे। इनक्रिप्टेड मैसेजेस के दौरान सिग्नल ऐप जो यहाँ पर है वो यूज़ किया गया। तो कई सारे एप्लीकेशन को यूज़ करके बहुत सारी प्रॉब्लम इनके साइड से ऐसे यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, बोला जा रहा है। तो जो स्पेशल सेल है दिल्ली पुलिस का, वो यहाँ पर FIR भी दर्ज कर ली है। और ये सारी की सारी जो तहकीकात हो रही है ये यूएपीए के तहत हो रही है। और ये यूएपी क्या है, यूएपीए का फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। तो इसका जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 13, 17, 18 एंड 22, इनके तहत एंटी टेरर एक्टिविटीज़ के तहत यहाँ पर FIR लिखी गई। इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। इस वजह से पूरा का पूरा मैटर है वो न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। और बोला ये जा रहा है कि जो न्यूज़ क्लिक के जो फाउंडर हैं, न्यूज़ क्लिक को जो फंड है वो अवैध तरीके से यूज़ किया गया है, भेजा गया है। और बोला ये भी जा रहा है न्यूज़ क्लिक के जो फाउंडर हैं प्रवीण, उनको फंड आया है निवास रॉय सिंघम के साइड से। और ये फंड कैसे दिया गया है, वर्ल्ड वाइड मीडिया हॉलीडे LLC के साइड से। फिर उसके बाद एक चाइनीज़ एम्बेसडर है चाइना की साइड,
चाइनीज़ एम्बेसडर है वो भी चाइना के साइड से यहाँ पे इनको फंड भेजा गया है। तो ऐसा करोड़ों रुपए का फंड आया है, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है और उस फंड का गलत तरीके से यूज किया गया है भारत के अंदर, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे इनको अरेस्ट किया गया है। आई होप दोस्तों ये यहाँ का जो सारा का सारा मैटर है वो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों ये पूरी की पूरी केवल और केवल न्यूज़ है, तो यहाँ से एग्ज़ाम में कुछ पूछा नहीं जाएगा। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि यूएपीए के बारे में, सिर्फ यहाँ पर यूएपीए के बारे में ही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो यूएपीए क्या है, इसका सारा का सारा बैकग्राउंड डेटा यहाँ पे हम समझेंगे और यहाँ पर यूएपीए से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं हमारे मेंस में, हमारे प्रीलिम्स में। यूएपीए डेट इज़ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। नाम से दोस्तों पता चल रहा है जितने भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ उनको रोकने का ये काम करते। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ बेसिकली वो हो गई जो हमारे देश में अशांति फैलाए, हमारे देश की देश में नफ़रत फैलाने का काम करती, अलग अलग रिलीजन के बीच में टेररिज्म का काम करेगी। तो वो सब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आती है। अनलॉज एक्टिविटी हमारे देश के इंटीग्रिटी सॉवरिटी के खिलाफ जा रहा हो, कि अशांति फैलाना, टेररिज्म के खिलाफ जा रहा हो, टेररिज्म कर रहा हो, ये एक्ट उससे निपटना और उसको अरेस्ट करना। और इसी वजह से हम यूएपीए को एंटी टेरर लॉ भी बोलते हैं, यानी आतंकवाद के खिलाफ ये पर्टिकुलर कानून यहाँ पर बोला जाता है। अनलॉफुल एक्टिविटी यहाँ पर एक संगठन भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिविजुअल की बात यहाँ पे कहा जा रहा हो, बोला जा रहा हो। इंडिविजुअल के साथ साथ यहाँ पर संगठन भी हो सकता है, अगर उनका मेन मकसद है कि भारत की जो सर्वोगिटी शांति को पूरी तरह से, देश की शांति को डिस्टर्ब करना, उसको नुकसान पहुंचाना, भारत के अंदर एक दंगे करवाना। तो कहीं ना कहीं ये सारे एक्टिविटीज़ के तहत ये यूएपीए काम करने लगता है। यूएपीए का सारे जो पावर है वो हमारे केंद्र सरकार के पास में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है यूएपीए के तहत, तो उसको अगर मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो तो उसको डेथ पेनल्टी भी दी जाती है, मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती है या उम्र कैद भी दी जा सकती है। ये बेसिकली हाईएस्ट पनिशमेंट है। वैसे तो बहुत सारे पनिशमेंट इसके अंतर्गत में है, कई साल पे यहाँ पर अरेस्ट करके रखा जा सकता है, लेकिन जो यहाँ पे हाईएस्ट पनिशमेंट है वो यहाँ पर डेथ है और उम्र कैद की सज़ा है। ये दोनों यहाँ पर हो सकता है यूएपीए के तहत। अब यूएपीए के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, वो प्रोविज़न आपको पता होना चाहिए। जैसे बोला यहाँ पर ये जा रहा है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी को भी वो यूएपीए कानून के तहत में एक इंसान को आतंकवादी घोषित कर सकती है या किसी संगठन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर सकती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि एक इंसान जो कि आतंकवादी घोषित करने के लिए क्या होना चाहिए। पहली चीज़ कि जो पर्सन है, जो भी टेररिज्म एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें वो पार्टिसिपेट किया हो, या टेररिज्म के लिए तैयारी कर रहा हो, या टेररिज्म को प्रमोट कर रहा हो, या फिर कहीं ना कहीं टेररिज्म में वो किसी और तरीके से इन्वॉल्व हो। अगर ऐसा कोई केस निकल के आ रहा है तो उस पर्सन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं टेररिस्ट पर्सन या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जा सकता है, और ये घोषित करने की पावर हमारी केंद्र सरकार के पास में है इसी यूएपीए कानून के तहत। ये क्लियर हो गया। इस एक्ट के तहत में एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, तहकीकात करने के लिए यहाँ पर एक ऑफिसर होता है। इस ऑफिसर को अगर इन्वेस्टिगेशन करना है तो उसके पहले उसको अपने डीजीपी से एक अप्रूवल लेनी होती है, यानी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होती है, यानी अप्रूवल लेने के बाद में जो ऑफिसर होते हैं जिनके ऊपर शक है, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी जितनी भी संपत्ति है जब्त कर सकता है, अगर वो पर्सन आतंकवाद से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है तो। और दूसरा चीज़ ये है कि इस यूएपीए के तहत में किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया और उसका केस एनआईए को सौंप दिया गया, एनआईए को वो केस उसका सौंप दिया गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है। तो जो एनआईए के जो ऑफिसर होते हैं वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन अभी जो हमने बताया कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उसी प्रकार से एनआईए के अंदर में जो एक ऑफिसर है उसको डायरेक्टर जनरल ऑफ
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिसर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और अप्रूवल लेने के बाद में वो ऑफिसर जा सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी की प्रॉपर्टी जब्त करनी हो तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पर जब्त की जा सकती है। तो यहाँ पे जो हमारे NIS के ऑफिसर हैं उनमें भी पावर आ जाती है ये एक्ट UAPA के तहत। क्वेश्चन यहाँ पर भी एक और है कि यहाँ पर किसी के ऊपर UAPA लागू हो गया तो क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं। पहला, जब हमारी केंद्र सरकार किसी एक संगठन को अनलॉफुल टेररिज्म के डिक्लेयर कर देती है तो अनलॉफुल डिक्लेयर करने के बाद भी एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। ट्रिब्यूनल बेसिकली हमारे कोर्ट की तरह होता है, जैसे कोर्ट होता है वैसे ट्रिब्यूनल होता है। उसमें भी जज होते हैं, केसेस को हैंडल करते हैं, लेकिन कोर्ट से अलग होता है। कोर्ट में जाने से पहले जब उस ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल डिक्लेयर होगा तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल भी हमारी केंद्र सरकार भी ही बनाएगी, ताकि वो जो ये जो ट्रिब्यूनल है वो पर्टिकुलर केस में और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर सके, थोड़ा और तहकीकात कर सके। तहकीकात करने के बाद में जो सरकार ने अपना डिसीजन लिया अनलॉफुल डिक्लेयर करने में वो सही है या नहीं है वो यहाँ पर बता सके। ये पहला प्रोसीजर है। और दूसरा, हमारी केंद्र सरकार के साइड से नोटिफिकेशन आता है कि यहाँ पर ये अनलॉफुल एक्टिविटी दिखा रहा है और इसे यहाँ पर अरेस्ट किया जाए। और वो जो नोटिफिकेशन होता है गवर्नमेंट के साइड से वो तब तक अप्रूवल नहीं होगा जब तक वो जो ट्रिब्यूनल जो कोर्ट का बनाया गया, जो एक ट्रिब्यूनल को अपॉइंट किया गया, वो ट्रिब्यूनल कहीं ना कहीं उस डिसीजन को कंफर्म कर सके। जब तक वो कंफर्म नहीं कर देता तब तक नोटिफिकेशन उसको यहाँ पर एक मंजूरी नहीं मिल सकता। प्लस जो हमारी गवर्नमेंट है उसको जो ट्रिब्यूनल है उसको एक मैसेज भेजना पड़ता है। हमारी जो ट्रिब्यूनल है, गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल को 30 दिन के अंदर में एक नोटिफिकेशन भेजना पड़ता है। जैसे यहाँ पे सरकार एक नोटिफिकेशन जारी कर देगी कि जैसे आप इस इंसान को, इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना है, तो नोटिफिकेशन जारी करने के 30 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल को एक नोटिफिकेशन देना पड़ता है। फिर ट्रिब्यूनल उस केसेस को पर्टिकुलर देखता है। फिर ट्रिब्यूनल यहाँ पर कंफर्म करेगा कि ये बात सही है या नहीं, क्योंकि ट्रिब्यूनल इन्वेस्टिगेशन करेगा और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में यहाँ पर कोई भी चीज़ निकल के आती है कि हाँ, अगर ट्रिब्यूनल सरकार से सहमत होता है तो उस इंसान का ऑर्गेनाइजेशन और जो इंडिविजुअल पर्सन है उसको भी UAPA के तहत में चार्ज किया जाएगा और उसको बैन किया जाएगा। और जब केस चल रहा होता है तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ये जो होम अफेयर्स है वो क्या करती हैं, अलग अलग जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो भी पर्सन है, ऐसे तो उसके ऊपर सीधा UAPA नहीं ठोका जा सकता, नहीं लागू किया जा सकता। कुछ ना कुछ तो एक्टिविटीज़ दिख रही होंगी, उसके बिहाफ पे उसके ऊपर UAPA लगाया जाएगा। और यहाँ पर उस पर्सन के खिलाफ पहले भी कोई भी केसेस NIA का, ED का, तो वो सारी की सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर ट्रिब्यूनल को दी जाती है, सौंप दी जाती है, ताकि वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो सके, ट्रिब्यूनल एक अपना अच्छा डिसीजन दे सके। समझ गए? ये पूरा प्रोसेसिंग UAPA को लागू करने का। UAPA एक ट्रिब्यूनल प्रोवाइड कराता है, उसके बाद सरकार वो वहाँ पे बनाती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट के सिटिंग जज वो यहाँ पर जज करते हैं, या फिर हाई कोर्ट के सिटिंग जज हो सकते हैं, या फिर रिटायर जज हो सकते हैं। यहाँ पर सरकार के साइड से नोटिफिकेशन आने के बाद में ये जो ट्रिब्यूनल है उससे बनाया जाता है। UAPA इस कानून का कई बार क्रिटिसिज्म होता है, और इसका क्रिटिसिज्म क्यों होता है, आपकी जो कानून है उसमें कहीं ना कहीं ये तो आप देख ही रहे हैं कि यह एंटी टेररिज्म की तरह काम कर रहा है, यानी कि आतंकवाद से लड़ने का काम कर रहा है। किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर यहाँ पर शक है कि वो यहाँ पर एक खतरा, देश के लिए खतरा साबित हो सकता है, उसको भी यहाँ पर चार्ज कर लिया जाता है UAPA के तहत। कई सारे लोग ऐसे भी हैं कि यहाँ पे बोलते हैं कि ये कानून सही नहीं है, इससे सरकार के पास में सारी की सारी पावर हो जाती है। सरकार किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आतंकवादी घोषित कर सकती है केवल एक शक के बिहाफ पे, बिना किसी प्रोसेस के कि हाँ उनको शक है, तो उस बिहाफ पे उसको टेररिज्म घोषित कर सकती है। तो कहीं ना कहीं उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उस राइट का कहीं ना कहीं यहाँ पर वॉल्यूशन होता है।
एग्जैक्टली ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। और दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्रोसेस है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। यूएपीए का पूरा प्रोसेसिंग टाइम कंज्यूम क्यों है? क्योंकि जितने भी केसेस अभी यूएपीए के अंदर में देखने को मिले, इनमें से 43% जो केसेस हैं यहाँ पर चार्जशीट को फाइल करने में उनको 1 से 2 वर्ष लग जाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो यहाँ पर लेट मिलता है। थोड़ा न्याय में इनको बहुत बड़ा डिले देखने को मिलता है, यहाँ पर एक केस पर्टिकुलर देखने को मिल जाता है। तो इसी के लिए कहीं ना कहीं लोग क्रिटिज़म करते हैं, आलोचना करते हैं कि ये यूएपीए कानून सही नहीं है, एक्ट सही नहीं है। दोस्तों पॉलिटी के जीएस पेपर नंबर 2 के पॉलिटी के बिहाफ में हमने सारा का सारा यूएपीए क्या है कि उसको कवर कर लिया है। बेसिक चीज़ें तो कवर कर ली। अब आप इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि हाँ क्लियर हो गया थोड़ा बहुत। सारा का सारा यूएपीए को कवर कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।